दुआ कर तेरे अब्बा को आज दिहाड़ी मिल गई हो, रात सालन बनाऊंगी। हसना ने बच्चों को रोज वाला लारा दिया। चल अम्मा, अंडा ही भून दे। बेटे ने भी फरमाइश की। तेरे बाबा का मुर्गी फॉर्म है क्या? अंडा मुफ्त मिलता है, वो उगता कर बोली। प्रिया की अम्मा रोज सुबह उसे अबला हुआ अंडा देती है खाने को, बेटी के लहजे में हसरत ही हसरत थी। अरे रोज अंडा कोई खाने की चीज है क्या? गर्म होता है अबला अंडा, अंदर गर्मी हो जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं। हसना ने बहलाया। कोई नहीं अम्मा, बड़ी बेटी ने मुंह बसूरा। आराइयों की ज़ैनब के यहाँ से पैसे ले आ, सिलाई के कल सूट जो सिलाई करके दिया है इसके अंडा बना देती हूँ फिर। हसना ने बेटी को पचकारा। वो आस की डोर थामे भागती हुई गई। चंद ही मिनटों में मायूस लौट आई। वो कहती है सूट सही नहीं सिलाई किया, फिटिंग नहीं ठीक, गला पीछे को जाता है, आके बैठ के ठीक करवाती। फिर पैसे भी दूंगी, चलो वो जो पैसे देगी इस से शाम को अंडा बना दूंगी, अभी खा लो। सारे लोग सालन के साथ रोटी खाते हैं और एक हम हैं, कभी प्याज तो कभी चीनी। आ जाओ प्याज भून देती हूँ। अम्मा ने अपलों को चूल्हे में डाला, तवा रखा, 2-4 कतरे तेल डाला, सुर्ख मिर्च और कतरी प्याज डालकर थोड़ा सा भुना। प्याज नरम हुई तो तवा नीचे उतारा। आधी आधी रोटी तीनों बच्चों को थमाई और अपनी भूख के ऊपर ममता का भारी पत्थर रखा। बच्चे खुश हो गए। अफजल शाम को मायूस और खाली हाथ लूटा। दिहाड़ी मिली ही नहीं। 2 घंटे मजदूर मंडी में खड़ा रहा, फिर नंबरदारों के यहाँ चला गया, पर वहां भी कोई काम नहीं था करने को। 13वां महीना चल रहा है। अफजल चारपाई पर लेटा। हमारा तो सारा साल ही 13वां महीना रहता है। हसना बड़बड़ाई। ऐसे ही लेट गए हैं, रोटी तो खा लें, जो काम ना करे इसका रोटी पे भी कोई हक नहीं। आंखों पर बाजू रखे वो बेबसी से बोला। सारा दिन विले रहो चाहे जते रहो, पीठ को इसकी क्या परवाह, इसे खाना चाहिए। हसना शौहर को प्यार भरी नजरों से देखती नरमी से बोली। क्या पुकाया था? इसका अंदाज मुजरिमों का सा था। सलामी के पैसे आए थे, सोचा खर्चा क्या करना। सालन रोटी का जरा सा बेसन मंगवाया था, प्याज मिर्च डालकर गूंद कर रोटी पका ली, साथ पुदीने की चटनी बना ली थी। अरे वाह, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। अफजल ने सत्ताईशी निगाहों से बीवी को देखा। गरीबों के बच्चे हैं, जरा सी चटनी से ही खुश हो गए। अमीरों के तो थे नहीं कि 10 खाने आ गए हूं तब भी नहीं रहे। हसना के लहजे में ना चाहते भी कड़वाहट उतरी। अच्छे दिन आएंगे, हौसला रखो, अफजल ने नवाला मुंह में रखते हुए कहा। दिन तो ये भी अच्छे हैं, बाकी मजदूर अमीर होने और मालिक बनने से तो रहे। हसना कनात पसंदी से बोली। सोए हुए बच्चों कर दुआओं से नवाजा। नजरें बड़ी बेटी मुबैना पे रुकी। 8 साल उम्र हो गई थी मगर अभी तक ढंग का सूट नसीब नहीं हुआ था। कभी आधा पौना पेट भरता, बेशतर वक्त खाली ही रहता, बुनियादी जरूरत भी ना पूरी हो पाती थी। मुबैना की शादी तो मैं किसी अमीर शख्स से करूंगी, जिसका किचन अनवावा अक़साम के अनाज से भरा हूं, पेट भर के खाना, इसकी हर जरूरत पूरी हो, अधूरी ख्वाहिश नहीं। खुद हसना की जिंदगी तो घिस्ट घिस्ट कर गुजर रही थी। मुबैना की जिंदगी अच्छी चले, उसकी शादी करते उसने लड़के का चलता कारोबार देखा। लड़का खास खूबसूरत ना था, मगर दही और दही पकौड़ियों का कारोबार खूब चलता था। अपना जाती पका घर था। इसकी रुखसती के समय हसना की सांस आसूदा हाल थी। कानों में झमका डालती मुबैना ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से नजर आते शौहर को देखा। सफेद कलफ लगे करता शलवार और सियाह पशावरी चप्पल में वो बिल्कुल तैयार था, मगर और लोग नहाने से पहले भी शायद इतने कोजे न हों जितना सरफराज तैयार होकर लग रहा था। रंग तो पका था ही, नए नक्श भी फैले हुए थे। तकरीबात में मुबैना सरफराज के साथ जरा कम ही बैठती, हर देखती निगाहों से तमसखर आती हुई महसूस होती। दौलत कई एक दाग मिटा देती है पर बदसूरती नहीं। शौहर कितना ही सिख देने वाला हो, जब उसकी तरफ देखने को जी ही ना चाहे तो सिख कहाँ होंगे। ननद की बेटी की शादी से वापसी पर वो अम्मी की तरफ चली आई। मुबैना ने गोद में उठाई, इशवा माँ की गोद में डाली और हेल उतारने लगी। सरफराज नहीं आए? हसना ने इशवा की बुलाएं लेते हुए पूछा। नहीं आए। मुबैना ने मुड़कर देखा। वो कह रहे हैं कुछ काम है, वापसी पर आता हूँ। इसने अंदर आते हुए बताया। क्या खाओ पैवगी? फिलहाल तो कुछ नहीं अम्मा, अपना कोई सूट दे दे, मैं चेंज करूंगी। मुबैना बेजारी से ज्यूलरी उतारते हुए कह रही थी। अम्मा का सूट और भाई की चप्पल मैके की 2 इंतहाई आरामदह अशिया। मुबैना पुरसुकून थी।
शाम अब्बा आए तो उसे देखकर खुश हो गए। मुबैना अब्बा से मिलते ही उदास हो गई। फटी एड़ियां मिले, कटे फटे झुर्रियों ज़दा हाथ, फिर भी मुस्कुराता चेहरा। मुस्कुराहट भी ऐसी कि झुर्रियों की भूल भलियों में गुम हो जाती। अब्बा मत किया करे मेहनत, अब ये उम्र है किया मजदूरी की, अनस बड़ा हो गया है। सरफराज ने भी मुझे मना नहीं किया आप लोगों से खर्च करने से। अब्बा के बाजू पे लेटी वो शिकवा कना थी। अरे तेरी माँ के अताब से बचने को जाता हूँ दिहाड़ी पे, वरना इसकी अगले महीने से नौकरी लग रही है। और सरफराज, पराए बेटे का पैसा हम खुद पर क्यों खर्च करें भला। अम्मा, पानी का गिलास लिए आए। अब्बा ने नरम मुस्कुराहट से गिलास थामा। मुबैना ने बगौर दोनों को देखा। जिंदगी ने इन्हें सहल किया होता तो दोनों अपने वक्त के खूबसूरत तरीन और जाजिब नजर बुढ़ापा लिए होते। दोनों एक साथ बहुत बचते, पूरे एतिमाद के साथ कहीं इकट्ठे जाते। और मुबैना कहीं भी जाना होता, पहले कितनी बार तो सोचती, लोग एहसास दिलाते, बावर करवाते, यहाँ तक के जान को आ जाते। हसना ने रिश्ता देते सरफराज का पैसा देखा है, अल्फाज कानों के अंदर नश्तर बिन के घुसते और दिल छलनी कराते। हाँ भाई, अगर पैसा भी देखा तो फिर किया जिंदगी मुबैना की, फैसला हसना का, तुम लोगों को किया, वो क्यों ना एतराज करें। जबानें जो सांप का रूप धारे, कनडली मारे मुंह के अंदर बैठी हैं। जहर इंडेलना और किसी की जिंदगी जहर करना फर्ज ख्याल करती हैं। जिंदगी में सब कुछ बातिन ही नहीं होता, जाहिर भी कुछ होता है, और आजकल तो सब कुछ जाहिर ही होता है। शक्ल भी देखनी चाहिए। इश्वा की शादी करते करते वक्त में मर्द की शक्ल देखूंगी, और शक्ल व सूरत तो जरूर ही देखूंगी। मुबैना का अज़्म पुख्ता था। जवाइनट फैमिली में रहने का इश्वा को शौक था, इतना ही उसके लिए वबाल बनती जा रही थी। ऊपर से अदील का रवैया, ना किसी बैठे को देखता ना महफिल, गुस्सा आया नहीं और जबान फराटे भरती गुस्से का जहर निकालती जाती। गुस्सा सयाल बनकर इश्वा के दिल को लबालिब भर देता। अदील को गुस्सा ज्यादा आता और इश्वा की आदत बात दिल में रखने की थी। अदील को नॉर्मल होने के लिए चंद मिनट दरकार होते, जबकि इश्वा को दिनों लगते। पहले वो अकेली थी, अदील को गुस्सा करने का जुवाज कम ही मिलता, मगर जब से जायशा आई थी काम बढ़ गए थे। यूं लगता वक्त कम हो गया है, या तो वक्त पे चाय देनी नहीं, और दो तो यख ठंडी। अदील ने जोर से कप फेंका। जायशा का फीडर गरम करती इश्वा घबरा कर पलटी। इसकी देवरानी ने मुस्कुराहट रुख बदल के छपाई। अंदर आती सास ने तंजिया देखा। कप में चाय निकाली ही थी कि जायशा रोने लगी। इसे अंदर से उठा के लाई और कप टेबल पर रखा। आप भी थोड़ा लेट हो गए, सो ठंडी हो गई, कहानियां मत सुनाने बैठ जाया करो। अदील ने इसकी बात काटी और बना दूं कंधे पे हमकती जायशा को थपकती इश्वा शर्मिंदगी से बोली, बना दो और पीछे ऑफिस मिले आओ। नाश्ता छोड़ के उसे भिगो के मारता अदील हेलमेट लिए गेट से निकला। चची आप चाय बनाए, में यूनिवर्सिटी जाते आपको चाचों के ऑफिस छोड़ता जाऊंगा। काशी ने भी मजाक बनाया। ईश्वर चुपचाप जायशा को उठाए अंदर आई। थपक थपक कर सुलाया और सफाई करने बैठ गई कि अदील को एक जरा भी गर्द का नजर आ जाता तो आसमान सर पर उठा लेता था। इसे लगता था वो जिंदगी गुजार नहीं रही, बल्कि जिंदगी उसे भगा रही है। वो थकी हुई और हामती हुई फिरती थी। बेड कराउन पर कपड़ा फेरती वो साइड टेबल की तरफ आई। इसकी और अदील की वलीमा की तस्वीर थी, वो बगौर देखने लगी। कितना खूब सूरत था अदील, देखने वाले का दिल मुंह लेता था और साथ रहने वाले का दिल साड़ के रख देता था। ऐसी खूबसूरती का भी क्या फायदा कि जिसे देखे महीनों बीत जाएं। बातिन की सियाही जाहिर पे फरी हुई हो। खुद इश्वा के बाबा जरा भी खूबसूरत नहीं थे, मगर इसकी मामा को इन्होंने फूलों की सींच मुहैया हुई थी। गुस्सैला मर्द औरत की सारी खुशियां रंग निगल जाता है और इसे रंगी बद मिजाज औरत में बदल देता है। ऐसी औरतें कुदरती रोबोट होती हैं। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और इंसान तो हरगिज नहीं। इंसानों का मुकम्मल होना ऐसा जरूरी भी नहीं। जरूरी तो दर हकीकत साथ होता है, जो रिश्तों को मुकम्मल करता है, और इंसानों को भी। मर्द को बड़ा ज़र्फ और हाकिमाना रवैया वदियत किया गया है। औरत को बात मनवा लेने की ताकत, उनका दुरुस्त इस्तेमाल ही दर हकीकत मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करता है। बाकी तो सब आर्जी है।